लोग मैसेज करते हैं, मिलना चाहते हैं, फ़ोन पर बात करना चाहते हैं और मैं अक्सर उन्हें जवाब नहीं दे पाता, बात नहीं कर पाता, क्योंकि मैं एक तरह से जीता हूँ, रहता हूँ और वो मुझे मज़ा देता है। हाँ, कभी दिल करता है तो मैं जवाब भी देता हूँ, कॉल भी कर लेता हूँ, लेकिन मैं हर वक्त इसके लिए दस्तयाब नहीं हो सकता। इसलिए वो तमाम हज़रात जिन्होंने मैसेज या फ़ोन किए और मैं अटेंड नहीं कर पाया, तो उनसे यही उम्मीद रखूँगा कि वो मेरे रहने, मेरे होने के इस ढंग को समझेंगे। हाँ, एक बात का मुझे अंदाज़ा है कि लोगों के पास यकीनन बहुत से सवाल हैं, बहुत से मसाइल हैं जो कतन भी गैर अहम नहीं हैं। मैं लोगों के इन मसलों को, इन सवालों को कतन भी गैर ज़रूरी नहीं कह रहा। अगरचे यही लोग जब कभी उस मकाम पर पहुँचेंगे तो जानेंगे यही कि ये सारे सवाल, ये सारे मसाइल गैर ज़रूरी थे, हमारे थे ही नहीं। बहरहाल, अगर आप सवाल करना चाहते हैं, कोई अपना मसला शेयर करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ईशा पॉडकास्ट पर तफसीली कमेंट कर सकते हैं। कोई भी मसला वहाँ लिख सकते हैं। वहाँ जितने भी सवालात, मसाइल होते हैं, हम उन पर ज़रूर बात करते हैं। इस चैनल के ज़रिए हो सकता है हम कुछ अरसे में लाइव भी आएँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि लाइव आना हो तो आप सब लोगों तक पहुँचा जा सके। बाकी जो लोग रिट्रीट सेंटर के बारे में बार बार पूछते हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि अभी भी वो जगह ऐसी नहीं हो सकी कि जहाँ लोगों को सुकून के साथ रखा जा सके। कुछ काम हैं जो अभी होने हैं। मेरी तरफ से कोशिश तो यही है कि ये जल्दी से फंक्शनल हो जाए और एक ऐसी जगह बन सके जहाँ हम लोग बैठकर इन मौज़ूआत को और ज़्यादा गहराई से एक्सप्लोर कर सकें और इस वक्त की दुनिया के मुताबिक कोई ऐसी टेक्निक्स खोज सकें जो लोगों की मदद करें। बहरहाल, जब भी मैं समझूंगा कि यह अब एक ऐसी जगह बन गई है जहां कुछ दिन तक कुछ लोग बिना डिस्टर्ब हुए रुक सकते हैं, तो मैं इसकी इत्तला आप तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। बाकी ईशा पॉडकास्ट को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है और पहले कमेंट में भी मिलेगा। इसके अलावा जो लोग किताबें सुनने के शायक हैं, वो ईशा बुक्स को विज़िट और सब्सक्राइब करें, जहां बहुत अहम किताबें अपलोडेड हैं जिन्हें आप एक ही ऑडियो की शक्ल में सुन सकते हैं। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मिल जाएगा। मौलाना रूमी के हवाले से दिलचस्पी रखने वाले दोस्त मिस्टिक रूमी नाम के हमारे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर इन दिनों पीर रूमी शम्स तबरेज़ी की कहानी सुनाई जा रही है। मुझे उम्मीद है आपके लिए कहानी ज़रूर दिलचस्पी का बाइस बनेगी। ये कुछ बातें थी जो मैं आज आपसे करना चाहता था। अब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बंदा दुख को छोड़ रहा हो और सुख को पकड़ रहा हो, मगर उसके बाद भी वो हर वक्त दुखी हो, तो इसका क्या मतलब निकालना चाहिए? यही ना कि वो गलत चीज़ को पकड़ रहा है। दुनिया तुम्हारे सामने है, इर्द गिर्द तुम्हारे सामने है, तुम्हारा अपना दिन, तुम्हारी अपनी रातें तुम्हारे सामने हैं। क्या ये सब बता नहीं रहे कि इंसान दुखी है? तो अब सवाल ये है कि जब इंसान पेन एंड प्लेयर के लिए खेलता है, जिसमें पेन से बचना है और प्लेयर को पकड़ना है, तो खुशी गायब और गम हर वक्त हाजिर क्यों है? इसकी वजह यह है कि वो जिसे तुम कह रहे हो, तुम्हारी अना, तुम्हारा तशख्खुस, तुम्हारी ईगो, जिसको बनाने वाला है तुम्हारा माइंड, जो खुद बनता है तुम्हारे हवास से। अब चाहे तुम गौर कर लो अना पर, सोच लो माइंड पर, या ध्यान लगा लो हवास पर, हर क्यूरी के नतीजे में तुम में ये समझ पैदा हो सकती है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तशख्खुस, अना के इस खेल की बुनियादें हैं हवास। हवास को समझने की कोशिश करते हैं। साइंस बताती है कि आंख जो कुछ भी देखती है वो उसकी हकीकत के उलट होता है। तुम जिस भी चीज को देखते हो उसका एक उल्टा इमेज तुम्हारी आंख के आईने पर बनता है। इससे दो चीजें साबित हुई। पहली, आंख जो देखती है असल चीज उससे उलट होती है, और दूसरी चीज ये कि तुम बाहर किसी चीज को देखते ही नहीं, बल्कि बाहर मौजूद चीज की वो तस्वीर तुम देखते हो जो तुम्हारे अंदर ही आंख के आईने पर बनी है। यही हाल कान का, यही बाकी हवास का। ये सेंस डेटा की वो बुनियादी हकीकत है जो किसी बच्चे को भी समझाई जा सकती है। अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ें। यही सेंस डेटा जमा होकर जो चीज बनाता है उसे तुम कहते हो माइंड। तमाम उल्टी परसेप्शन से हासिल शुदा डेटा जमा करके जो माइंड बना है वो बनाता है तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा पर्सन होना, तुम्हारी अना, वही अना जिसे तुम कहते हो।
तो क्या खेल समझ आ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? अब क्या हो सकता है? पहली चीज तो ये कि जो तुम्हारे माइंड ने अना बनाई है उसको इस समझ के साथ परसीव करो और इसी फहम के साथ डील करो। ये समझ कि जो देख सुन सूंघ महसूस कर रहा हूं उसको मैं ही रंग रहा हूं। सेंसेस की सारी तस्वीरों को जहन नाम का वो रंग साज रंग रहा है जो इन्हीं सेंसेस ने बनाया है। हवास को बनाया इसी तरह गया है कि वो इसी ढंग से काम करेंगे। इन पर तुम काम नहीं कर सकते। तुम शीशे के सामने पीठ करके मुंह नहीं देख सकते कि क्योंकि शीशे ने उल्टा अक्स दिखाना है तो मैं उल्टा खड़ा हो जाता हूं, शीशा मुझे सीधा दिखा देगा। दूसरी चीज कि सेंसेस बाहर देखती हैं, इनका रुख बाहर की तरफ होता है और वो हमेशा ऐसे ही काम करेंगी। तुम बाहर की सारी चीजों को बदल नहीं सकते जिन्हें हवास ने डिटेक्ट करना है। तुम सारी बदबुओं को खुशबुओं में ढाल नहीं सकते, सारे मंजर खूबसूरत नहीं कर सकते, मगर एक जगह काम कर सकते हो। ये सेंस डेटा जहां जमा हो वहां उसे ऐसी प्रॉपर तरतीब दे लो कि वो मतलब निकाल सके जिससे खुशी निकले, ना कि दुख। ऐसा माइंड होता है प्योर माइंड, जो सतही रंगा रंगी में नहीं उलझता बल्कि पहले कदम पर मंजिल का निशान महसूस करता है। मेडिटेशन और इबादतों का मकसद बुनियादी तौर पर यही होता था कि तुम्हारा माइंड मुनज़्ज़म और तरतीब शुदा रहे ताकि तुम में राइट थिंकिंग की सलाहियत का जन्म हो। इस सारे खेल को एक दफ़ा फिर से देखो। अना क्या है? जो तुमने सुना, देखा, छुआ, चखा या सूंघा, वही डेटा माइंड ने तुम की शक्ल में जमा कर दिया। सोचो तुम्हारा नाम तुम कैसे हो गए? क्योंकि तुमने सुना, माँ बाप ने एक नाम चुना और बार बार उसी नाम से तुम्हें पुकार कर उसे तुम बना दिया। अब अगर उन्होंने साथ साथ ये सारा खेल समझाया नहीं और माइंड के काम करने के तरीके की फहम अंडरस्टैंडिंग तुम में पैदा नहीं की तो एक वक्त आएगा कि तुम्हें भी यकीन हो जाएगा कि तुम यही नाम हो। इसी प्रोसेस से तुम्हारी सारी रिवायती शनाख्तें बनाई जाती हैं जिन पर तुम लड़ते झगड़ते जंगें करते सारी जिंदगी गुजार देते हो। और चूंकि इसकी बुनियादी समझ तुम्हें नहीं दी गई इसलिए कम ही लोगों की जिंदगी में वो वक्त आता है कि जब वो इन सारी शनाख्तों और इन शनाख्तों से चिमटी अपनी शख्सियत, अपनी अना का गैर जानिबदारी से तज्जिया कर सकें। इबादतें और मेडिटेशंस इसमें मदद कर सकती थी, मगर अना इतनी मजबूत हो गई कि वो इससे भी आइडेंटिफिकेशन तख्लीक करके इनको मदद की बजाय उल्टा रुकावट बना देती है। नमाजी बेनमाजी को नफरत की नज़र से देखने लगता है। ईसाई इबादत गुजार यहूदियों की इबादत पर मुंह बनाते हैं। हिंदू मुसलमानों की रस्मों को जिहालत कहता है और मुसलमान हिंदुओं की इबादत को बचकाना। क्या सितम है कि इबादत का मकसद तो ये था कि तुम क्या हो इस हकीकत तक पहुंचा जाए, मगर तुम इससे दूसरों को तय करने लग गए। वो तुम्हारे मुताल्लिक थी मगर अना ने उन्हें भी दूसरों से मुताल्लिक बना दिया। भाई तुम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हो, इस पर तुम्हारा इतराना बनता है। किस बात का फख्र, किस बात का गरूर? ये कैसे काबिल फख्र हो गया? ये तुम्हारी जरूरत है, बुनियादी तरीन जरूरत। इसको दूसरों को जज करने का जरिया क्यों बना रहे हो? सारी अपनी दूसरी आइडेंटिफिकेशंस को देख लें। अना ने सबको ऐसे ही जहर आलूद कर रखा है। कौमियत, नेशनलिज्म तुम्हारी एक शनाख्त है जिसकी बुनियाद पर इंसान पागलों की तरह जंगें भड़का रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से, पाकिस्तान हिंदुस्तान से, चीन अमेरिका से, अमेरिका चीन से, रूस से। और आप सब जानते हैं कि क्या क्या है जो कौमियत और नेशनैलिटी के नाम पर नहीं हो रहा। और अना इस जज्बे को ताकतवर से ताकतवर करे जा रही है। लोग अपनी जिंदगियां बेमकसद पहाड़ी महाजों में गंवा रहे हैं, सहराओं में भटक रहे हैं और जो मर रहे हैं उनको भी ग्लोरीफाई किया जा रहा है। अगर तो कभी खुद पर गौर कर पाते और समझते कि ये थॉट कैसे परवान चढ़ाया गया तो क्या किसी को मारने और खुद को मौत के मुंह में डालने की ये हिमाकतें तुम कर पाते? कास्ट देख लो, रंग देख लो, नस्ल देख लो, गोरे काले के नाम पर कैसी कैसी हिमाकतें इस दुनिया ने देख रखी है। यही है अना की पूरी स्कीम। वो जिस भी ढंग से सफर करे मंजिल अजियत को बनाकर रहती है। क्यों? ये हमने शुरू में समझने की कोशिश कर ली है। हजूर ने कहा था कि अल्लाह ने जन्नत पर तलखियों के कांटों की चादर बिछा दी है और जहन्नम पर आसानियों के फूलों की चादर। ये भी बुनियादी तौर पर इसी तरफ इशारा है कि अना उलट परसीव करती है। तुम जिसको खुशी समझकर उसके पीछे भागते हो, बाद में साबित होता है कि वो तो दर्द था। इस खुशी की चादर के नीचे तो जहन्नम दहक रहा था।
उठा के देख लेना अपनी जिंदगी के सारे दुखों को, सारे तुमने खुद कोशिश से कमाए हैं। शादीशुदा लोग दोस्तों की हर महफिल में घर और बीवी और शौहर के मसले लेकर बैठे हैं, मगर ये नहीं बताते कि कभी मैं इस शादी के लिए मर रहा था या मर रही थी। नौकरी के मसाइल पूछो तो 1000 गिनवा देंगे, मगर ये नहीं बताएंगे कि इस नौकरी को पाने के लिए बेकरारी कैसी थी और कितनी थी, और जब नौकरी मिली थी तो खुशी कितनी हुई थी। अना ने जिस भी चीज को खुशी कहा उसी में दुख मिलकर रहा। तो कब तक मजीद ये खेल खेलना चाहते हो? थक गए हो तो रुको और करो खुद से सवाल, ये मैं क्या कर रहा हूं? हवास दूसरों को देखते हैं, यही दूसरों से आने वाला डेटा माइंड बनाता है, और यही माइंड वो अना बनाता है जो हमेशा दूसरे की गुलाम रहती है, दूसरे से मुकाबला करती है, दूसरे को खुश रखती है, और तुम कभी वजूद में ही नहीं आ पाते, अपनी हकीकत को ही देख नहीं पाते। समझो, जो दूसरे से मिलकर बना हो, जिसे दूसरे ने तख्लीक किया हो, वो अपनी तख्लीक से अपनी खिदमत ही कराएगा ना। अना कभी तुम्हारी खिदमत में हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये तुमने बनाई ही नहीं है। तुम गलत तौर पर इसको खुद मानते हो। असल में अना वो टूल है जिसका एक ही काम है कि तुम्हें तुम तक न पहुंचने दिया जाए। अना को खुद मान लिया जाए तो जिंदगी दोहरी हो जाती है, स्प्लिट पर्सनैलिटी, क्योंकि अना की अपनी हकीकत ही कोई नहीं, वो सिर्फ सुनी सुनाई है। इसलिए देखते नहीं कि अना हर बदलते रोल के साथ सीरियस हो जाती है। घर में कुछ और दफ्तर में कुछ, ताकतवर के सामने कुछ, कमजोर के आगे कुछ और। अना के पीछे मौजूद तुम अगर दरियाफ्त नहीं होते या कम से कम उसके हवाले से सोचते नहीं तो जिंदगी में ये कॉन्फ्लिक्ट हर सूरत में रहेगा, क्योंकि जहन कॉन्फ्लिक्ट पर जीता है और जहन की बनी अना भी इसी कश्मकश में ही जीती है। जरा ध्यान से देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि तुम्हारी जिंदगी 2 खानों में बटी हुई है। एक है तुम्हारी बीइंग, तुम्हारा रियल सेल्फ, तुम बतौर ह्यूमन बीइंग, और दूसरा खाना है तुम्हारी शख्सियत, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा अमल, यानी तुम बतौर ह्यूमन डूइंग। जो तुम्हारा एक्शन है वो तुम्हारा ही इजहार है, मगर बस सतही सा। एक्शन बिलाशक तुम्हारा है, मगर वो तुम नहीं हो। ये ऐसे ही है कि जैसे झील, जैसे समंदर, लहरें समंदर का हिस्सा तो हैं मगर समंदर नहीं है। या जैसे प्याज और उसकी बाहरी परत प्याज का हिस्सा है मगर नहीं भी है, क्योंकि प्याज का काबिल इस्तेमाल हिस्सा बाहरी परत नहीं होती, बल्कि इस बाहरी परत के नीचे मौजूद है असल काबिल इस्तेमाल प्याज। इन थॉट्स और एक्शंस के पर्दों के नीचे हो रियल तुम। तुम्हारी डूइंग्स, एक्शंस, तुम्हारी बीइंग की झील से उठ रही बस लहरें हैं, वो तुम नहीं हो। तुम्हारा एक्शन तुम्हारा होना नहीं, तुम्हारा मुकम्मल इजहार नहीं, तुम्हारा मुकम्मल इम्कान नहीं। ये बस समंदर की सतह पर उठी लहर है। बजा लहरें समंदर से उठी, मगर कोई भी तो ये नहीं कहता कि यही लहरें ही समंदर हैं। और ये भी पूरा सच एक्चुअली नहीं है। लहरें सिर्फ समंदर की होती ही नहीं है। सोचो ना, लहरें क्या हैं? हवा के दबाव और समंदर की सतह के दरमियान मौजूद जंग। लहरें न मुकम्मल तौर पर समंदर की होती हैं, न मुकम्मल तौर पर हवा की। ये तो बस इन दोनों के होने का एक बहुत ही सतही सा इजहार है। लहरें जितनी समंदर की हैं उतनी ही हवा की भी हैं। तुम्हारे एक्शन जितने तुम्हारे जिस्म के हैं उतने ही इर्द गिर्द मौजूद फिजा के भी हैं, माहौल के भी हैं। तुम्हारे लफ्ज जितने तुम्हारी जबान की हरकत के हैं उतने ही खामोशी के भी हैं, कि यही खामोशी के वक्फे ही तुम्हारी बातों को बात बनाते हैं। कभी सोचा है कि एक्शन सिर्फ तुम पर मुनहसर नहीं होता? तुमने किसी को खैरात दी, तुमने किसी की मदद की, तुमने किसी को दिलासा दिया, किसी को डांटा, किसी को मारा, यही है ना तुम्हारे सारे एक्शन। इन पर गौर करो, इनमें सिर्फ तुम नहीं हो, इनमें दूसरे भी हैं। तुम्हारे एक्शंस कुल्ली तौर पर तुम्हारी मिल्कियत भी नहीं है, इनके लिए किसी दूसरे का होना जरूरी है। किसी भी एक्शन को क्या तुम कह सकते हो जो सिर्फ तुम पर मुनहसर हो? कोई भी ऐसा एक्शन है ही नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे लहरें समंदर और हवा के मिलाप से जन्म लेती हैं, तुम्हारे एक्शन भी दूसरों के साथ हुए इंटरेक्शन से जन्म लेते हैं। ये तुम पर मुनहसर नहीं है, इनके लिए दूसरा दरकार है। अना एक्शंस के जरिए अपना इजहार करती है, और अगर तुम्हारे एक्शन तय करें कि तुम कौन हो तो फिर तुम हो ही नहीं। जिंदगी तो खुद मुनहसर होती है, जिंदगी तो अपनी बुनियाद पर होती है। एक चोर का एक्शन है चोरी, तो तुमने कहा वो चोर है। वो चोर जब चोर ना था तब क्या था? डॉक्टर जब डॉक्टर ना था तब क्या था? हुक्मरान जब हुक्मरान ना था तब क्या था? तुम तुम्हारा एक्शन हो ही नहीं सकते। तुम अगर तुम्हारा एक्शन होते तो तुम्हारा नाम ह्यूमन डूइंग होता। तुम अगर सोचें होते तो तुम्हारा नाम ह्यूमन थिंकिंग होता। मगर तुम ह्यूमन बीइंग हो,
वो कुल बीइंग के जिसमें सब है, थॉट्स भी एक्शन भी, मगर अना वो तुम है जिसमें सिर्फ थॉट और एक्शन रह गए हैं, कुलियत निकल गई है। बेदार इंसान कौन है? वो जो एक्शन लेस हो गया। अब कहोगे कि कुछ करता नहीं होगा, बिल्कुल करता है, वो सब जो सारे कर रहे हैं, मगर वो नहीं है, बल्कि वो बस इसका एक छोटा सा इजहार है। उसकी कुल हस्ती नहीं, उसका होना उसके एक्शन तय नहीं करते, जिसका होना बस उसके होने से तय होता है। अना उसका साया है, साया के जो होता है मगर होकर भी होता नहीं। साया तो किसी हकीकत का एक इजहार है, साया हकीकत नहीं, वजूद हकीकत है जिसका वो साया है। ईगो वही तुम्हारा साया है। बेदार रूह अपने किए काम से अपने घर की चार दीवारी का नाम नहीं होता, बल्कि वो जो चार दीवारी के अंदर है वो हो जाता है।